हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। सो आई एम कामिनी। तो आज के हमारा द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस एंड करंट अफेयर में दो टॉपिक हम करेंगे। पहला हमारा नेशनल पर्सपेक्टिव से होगा और सेकेंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से होगा। तो पहला टॉपिक हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में होगा और सेकेंड क्योज इन नेपाल। नेपाल में जो क्योज चल रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज है 10 सितंबर। 10 सितंबर का ये आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा रहने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारा फर्स्ट जो नेशनल पर्सपेक्टिव से है। राधा कृष्णन इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ओके, बात करें तो एनडीए कैंडिडेट ने वोट किए हैं 452 फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट अगेंस्ट द ऑपोजिशन ज्वाइंट कैंडिडेट जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी हु गोट 300 वोट्स। ओके, तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर ये बोला गया है कि राधा कृष्णन वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के 17th। ओके, और इनको फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट में मिले हैं 452 वोट्स और जो सेकंड ओपोजिशन लीडर थे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी उनको मिले थे 300 वोट और इनसे ये 52 वोट से जीते हैं। ओके, अब हमारे लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये राधा कृष्णन कौन है? ठीक है, महाराष्ट्र के गवर्नर थे। ओके, सीपी राधा कृष्णन, और ये 17th प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, और एनडीए से पार्टी से हैं और इसको आप बीजेपी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन हमें ये पॉइंट नोट करना है कि प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट यानी कि 16th वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे जगदीप धनखड़। ओके, बट हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन क्या बना है, कितने वोट से बना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, हमें इसके बारे में क्या जानना है। तो हमें जानना है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता क्या है, इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ की कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कहाँ और कौन से आर्टिकल में बात की गई है। ओके, तो सबसे पहले बैकग्राउंड इस इंफॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जो है हमारे, उसके बारे में आर्टिकल 63 से 71 में लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, सबसे पहला आर्टिकल है 63। यहाँ पर बोला गया है कि हमारे देश का एक वाइस प्रेसिडेंट भी होना चाहिए। 64 आर्टिकल बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो गए राज्यसभा के। यहाँ पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है कि एक ऑफिस के साथ दूसरा ऑफिस भी संभालना। ओके, आर्टिकल 65 रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज वैकेंट। कहते कि इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का रोल कब ऑन होगा? जब प्रेसिडेंट के ऑफिस वैकेंट होगा, तब शी और ही जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं। बात आर्टिकल 66 की करें तो इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कहा गया है कि इलेक्टेड किया गया है मेंबर को बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डेंस में और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये वोट क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये राधा कृष्णन है और ये डी सुदर्शन रेड्डी। ओके, तो यहाँ पर पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स को मिलाकर राज्यसभा के 500 मेंबर्स हैं, आप मान लीजिए। ठीक है, इनमें से पहला मेंबर इसको वोटिंग करेगा तो राधा कृष्णन को फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट ऑर्डर में रखा और बी रेड्डी को सेकंड में रखा। देन इनमें से नेक्स्ट जो आया उसने बी रेड्डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी और सेकंड को और राधा कृष्णन को सेकंड प्रेफरेंस दी। इसमें से थर्ड आया, उसने बी रेड्डी को सेकंड पोजीशन दी यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस दी। बी रेड्डी को सेकंड फर्स्ट दे दी
और जो हमारा राधा कृष्णन है उनको सेकंड दे दी। तो ऐसे करते करते इसके लास्ट में रिजल्ट जो आता है वैसे ही ये ऑर्डर फॉर्म में वोटिंग होती है। ओके, देन वोटिंग जो है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है, किसी को किसी के बारे में नहीं पता होता है कि कौन किसको क्या वोट कर रहा है। आर्टिकल 67 ये बात करता है कि इसकी टर्म कितनी होगी और री इलेक्शन कब हो सकते हैं, जब अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे या रिमूव कर दिया जाए लोगों के द्वारा या किसी के द्वारा। ओके, आर्टिकल 68 बात करता है टाइम ऑफ इलेक्शन, कब इलेक्शन करवाने हैं। ओके, और कब वैकेंसी को फिल करना और कैसे करना है। आर्टिकल 69 बात करता है ओथ और अफर्मेशन की वाइस प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 70 बात करता है पार्लियामेंट में प्रोविजन फॉर डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन व्हेन नेसेसरी। ओके, यहाँ पर ये बताया गया है कि क्या प्रोविजन है पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट फंक्शन के, ओके, वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन में। और 71 आर्टिकल ये बताता है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो तब पिक्चर में सुप्रीम कोर्ट आता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। देन पॉलिटी में इसकी पोजीशन क्या है, जैसे प्रेसिडेंट को देश का फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है और हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है, और फर्स्ट ऑफिस हाईएस्ट ऑफिस बोला जाता है। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जो है वो प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट का होता है, बट इनका फंक्शन सिर्फ पार्लियामेंट्री अफेयर में काम करना होता है, प्रेसिडेंट की तरह एग्जीक्यूटिव में काम नहीं कर सकते। ओके, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, इनका काम होता है कि सेशन को प्रिजाइड करवाना, मेंटेन करना ऑर्डर को, डिसाइड करना पॉइंट ऑफ ऑर्डर को, इंश्योर करना कि फंक्शनिंग स्मूथली हो जाए। और लोकसभा के स्पीकर की तरह वाइस प्रेसिडेंट के पास कास्टिंग वोट का टाई केस इन राज्यसभा, यानी कि इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, लोकसभा में क्या होता है, अगर किसी बिल पर, आप इसको बिल समझ लीजिए, ठीक है, किसी बिल पर 200 लोग एग्री कर रहे हैं और 200 लोग एग्री नहीं कर रहे। ओके, अब लोकसभा के स्पीकर का काम होता है कि उनको क्या अच्छा लगता है कि ये बिल सही है कि गलत है, उसके अकॉर्डिंग वो इनमें से वोट कर सकता है। बट राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में होता है कि अगर टाई होता है 200-200 का, एग्री करते हैं और नॉन एग्री होता है, तो इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, वहां पर ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा। ओके, तो ये थे हमारा कुछ पॉइंट्स प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, विच इज द क्यूज इन नेपाल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से समझना। तो हुआ क्या है कि नेपाल में, एक सेकेंड, 2025 में नेपाल में यानी कि अभी के टाइम पर इंटेंस स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुआ है इस साल, और ये ट्रिगर्ड किसके द्वारा हुआ है, कंट्रोवर्शियल बैन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ओके, तो हुआ क्या है कि ये पहले यूथ ने एक सोशल मीडिया के लिए जो है प्रोटेस्ट किया था, बट ये ट्रांसफॉर्म हो गया नेशन वाइड मूवमेंट में, क्योंकि कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन भी रही है लोगों को नेपाल की गवर्नेंस से, करप्शन से और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। अब हुआ क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नेपाल जो इंटरनेशनल यानी कि कंट्री, नेपाल कंट्री हमारे देश के साथ कौन कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री टच करता है। तो सबसे पहले है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ओके, 5 स्टेट से ये हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है और इसकी कैपिटल है काठमांडू। अब बात करते हैं कि हुआ क्या है, ट्रिगर कहाँ से आया। सितंबर 4, 2025 में नेपालीज गवर्नमेंट ने 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया। क्यों किया इसके बारे में अभी बताती हूँ, पहले देखिए कौन कौन से ऐप थे। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे 26 मेजर सोशल मीडिया। ओके, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन लॉ
को इम्प्लीमेंट यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए मना कर दिया। डेडलाइन तक इन्होंने नहीं रजिस्ट्रेट किया। अभी ये सोशल मीडिया बिल, नेपालीज गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बिल 2081 को इंट्रोड्यूस किया। इसका इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या था कि नेपाल में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं उनको नेपाल की गवर्नमेंट के साथ क्या करना होगा, ऑफिशियली रजिस्टर करना होगा और कुछ चीज़ें हैं जो उनको माननी पड़ेगी। यानी कि वो क्या है कि नेपाल में हर प्लेटफॉर्म का एक इंसान या ऑफिस अपॉइंट करना होगा। ओके, देन उसका नेक्स्ट पॉइंट था कि फेक न्यूज़ को हैंडल करना होगा और हार्मफुल कंटेंट जो कंटेंट होगा उसको रिमूव करना पड़ेगा। ओके, देन गवर्नमेंट जब चाहे लीगल रिक्वेस्ट भेजे, प्लेटफॉर्म कोऑपरेट करे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो इनको मानने थे, बट इन्होंने मानने से मना कर दिया, डेडलाइन को क्रॉस होने दिया। देन नेपाल की गवर्नमेंट ने ये जो 26 मेजर प्लेटफॉर्म थे वो ब्लॉक कर दिए। अब सिटीजन्स जो हैं, स्पेशली यूथ, जनरेशन जेड, अब जनरेशन जेड क्या है, वो लोग यानी कि जो 1997 से आसपास 2012 तक पैदा हुए हैं। ओके, क्योंकि ये जो एरा है वो डिजिटल एरा रहा है, यानी कि ये लोग इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ ही बड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी उनकी डेली लाइफ का नेचुरल हिस्सा है। ओके, अगर आज की हम बात करें तो अभी 2025 में इनकी अप्रोक्सीमेटली एज 13 से 28 साल होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सोशली अवेयर और पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं ये। सोशल मीडिया के थ्रू अपनी ओपिनियन शेयर करना और मूवमेंट ऑर्गेनाइज करना उनका स्ट्रेंथ बन गया है। डाइवर्सिटी और इक्वलिटी को वैल्यू करते हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में नेपाल में जेन जेड का जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। ओके, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जेन जेड है वो 1977 से 2025 के बीच में पैदा हुए हैं, जो लोग सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के साथ ही बड़े हुए हैं और वो अवेयर रहते हैं और इसीलिए ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, अब ये तो बात ही हमारी जनरेशन जेड के बारे में। अभी हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट कारण, अंडरलाइंग कॉजेज, करप्शन और गवर्नेंस फेलियर। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि लॉन्ग स्टैंडिंग इशू रहे हैं, पॉलिटिकल एलाइट्स में मिसयूज हुआ है स्टेट के फंड का और यहाँ इस गवर्नमेंट ने अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई। पार्लियामेंट्री इंस्टेबिलिटी है नेपाल में आज तक, यानी कि 1990 के बाद जब ये रिपब्लिक हुआ था, डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया था, उसके बाद से 16 साल में 13 गवर्नमेंट चेंज कर ली हैं। ओके, तो इसी वजह से पार्लियामेंट सिस्टम पर लोगों का ट्रस्ट नहीं हुआ। इकोनॉमिक हार्डशिप और अनएम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूथ की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं हैं। अगर हम बात करें अथॉरिटेरियन टेंडेंसी की, यानी कि इनका परसेप्शन ये है कि डिसेंट, इनकी सिविक्स फ्रीडम भी ली जा रही है, ठीक है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। अगर हम बात करें इसके नोस्टैल्जिया फॉर मोनार्की, अभी जो लोगों को मोनार्की की हैबिट हो चुकी थी ना, उन लोगों को आज प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट, यानी कि उनको डिससैटिस्फैक्शन है इस रिपब्लिकन सेटअप से। ओके, इन सिंपल वर्ड हम कहें तो गवर्नमेंट का कंट्रोल लग रहा है सिटीजन की फ्रीडम पर, यानी कि फ्रीडम, उनको ऐसा लग रहा है कि हमें फ्रीडम नहीं दी जा रही और कुछ लोग पुराने किंग सिस्टम को मिस कर रहे हैं और रिपब्लिक सिस्टम से अभी भी नाखुश हैं। ओके, तो ये कॉजेज हैं। अगर बात करें प्रोटेस्ट किसके द्वारा किया गया है तो वो टेक सेव जेन जेड पॉपुलेशन के द्वारा किया गया है। मेजर प्रोटेस्ट प्लेसेस कौन से रहे हैं? काठमांडू, पोखरा, बुटवाल, धारण, गोराही, इतहारी। देन हम बात करें डेथ और कैजुअलिटी के बारे में तो अभी तक 19 लोग मर चुके हैं इस क्लैश में विद पुलिस।
डजन्स इंजर्ड हो चुके हैं डेमोन्स्ट्रेटर के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस भी। जर्नलिस्ट और कैमरामैन्स को भी अटैक किया गया है इस वायलेंस में। ओके, देन बात करते हैं पुलिस और स्टेट के रिस्पॉन्स की। अभी क्या हुआ है, हार्श क्रैकडाउन, यानी कि पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बाटोन, टीयर गैस, इवन की लाइव बुलेट्स भी कुछ केसेस में यूज़ की हैं। कर्फ्यू को इम्पोज किया गया काठमांडू और ललितपुर में। आर्मी डिप्लॉयमेंट की गई पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और मेजर इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया टेम्परेरली और फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया। मास डिटेंशन, यानी कि लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ओके, अब बात करते हैं गवर्नमेंट बिहेवियर एंड पॉलिटिकल फॉलआउट की। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, डिफेंड किया है बैन को, यानी कि सोशल मीडिया पर बैन अभी हटा दिया है। कंपनसेशन अनाउंस किया गया है विक्टिम फैमिलीज के लिए और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया है इंजर्ड्स के लिए। इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठाई गई है 15 दिन की डेडलाइन तक और होम मिनिस्टर्स एंड अदर ऑफिशियल ने रिज़ाइन कर दिया है और प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ने भी रिज़ाइन कर दिया है, बट अभी के लिए वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं जब तक न्यू इलेक्शन नहीं हो जाते। ओके, सो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपने अच्छे से इसको समझा होगा। और अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्वाइन करें मेहराज मास्टरी क्लासेस फॉर द नेक्स्ट द हिंदू आर्टिकल की डिस्कशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद।